हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक अध्ययन हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। और बता दें दोस्तों, सीटेट जेटेट एचटेट एंड अदर एचटेट अधिगम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अध्याय 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों क्लास 6 है हिस्ट्री एनसीईआरटी में जो हमारे अतीत है इतिहास किताब, उसमें देखेंगे अध्याय 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसमें खुशहाल गांव के बारे में देखेंगे और समृद्ध शहर के बारे में भी अध्ययन करेंगे। लोहे के औजार और खेती। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। बता दें दोस्तों, उपमहाद्वीप में जो कि है लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिली। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों का फाल का इस्तेमाल शामिल है। इस टॉपिक में दिया हुआ है दोस्तों कि उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था और महापाषाण के जो कब्र थे उसमें है सो कब्र में पाया गया लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिला है। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और हल का है सो फाल इस्तेमाल शामिल है, जो कि उपमहाद्वीप में कब्रों में से पाया गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम। इसमें देखेंगे दोस्तों कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या क्या उठाए गए थे कदम। कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई के लिए नहरें, तालाबें और कृत्रिम जलाशय का भी निर्माण किया गया था। बता दें दोस्तों, इस चित्र में दर्शाया गया है कि औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी और सणसी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो, जो कि यह एक्टिविटी से संबंधित है। और इसमें बोल रहा है औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। इसमें बोल रहा है हंसिया, कुल्हाड़ी और सणसी। तो हंसिया ये हो गया, कुल्हाड़ी ये है, सणसी ये है, जो कि आज हम लोग है सो इसका भी उपयोग करते हैं और आमतौर पर घरों में इसी का लेटेस्ट वर्जन पिलास है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गाँवों में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी जो वेल्लालाल कहलाते थे। साधारण हलवाहों के उनवार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडिसियार और आदिमई कहलाते थे। जो तमिल क्षेत्र थे दोस्तों, इसमें बता दें जो बड़े भूस्वामी थे वो है सो वेलाला कहलाते थे और साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडिसियार और आदिमई कहा करते थे। देश के उत्तरी हिस्से में ग्राम भोजक। बता दें दोस्तों, सीटेट द्वारा यहाँ से प्रश्न उठाया करता है, तो यह इम्पोर्टेंट है। ग्राम भोजक के बारे में, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। गांव का जो प्रधान व्यक्ति था रहता था वह है सो ग्राम भोजक कहलाता था। यह गांव का प्रधान होता था
और साथ में गांव का प्रधान भी होता था। अक्सर यह एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे और जो ग्राम भोजक का पद था वह वंशानुगत होता था, जो कि कई पीढ़ियों तक रहते थे। यह एक आनुवंशिक पद था। यह गांव का बड़ा भूस्वामी होता था। जो ग्राम भोजक है वह है सो गांव का बड़ा भूस्वामी भी होता था। अपनी ज़मीन पर दास मजदूर से काम लेता था। जाहिर सी बात है दोस्तों, गांव का प्रधान बड़ा आदमी रहना, सब काम अपने तो थोड़ी करेगा। वो है सो अपने पास है सो अपने ज़मीन के खेती बाड़ी के लिए है सो दास मजदूर काम पर है सो दास मजदूर को है सो काम पर लेता था, लेगा ही। यह गांव में कर वसूलता और राजा को देता था और इसका कार्य था कि गांव में जो कर वसूलने का है वो कर वसूलता था और जो कर वसूली होता था उसको फिर राजा के पास पहुंचा देता था। यह कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करता था। बता दें दोस्तों कि अगर गांव में छोटी मोटी झगड़े हो, लड़ाई हो, तो ग्राम भोजक है सो निवारण करता था और समझाने का प्रयास करता था, जो कि गांव में एक न्यायाधीश के रूप में न्याय देना और पुलिस के रूप में न्याय और दंड देने का काम भी करता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वतंत्र कृषक। ग्राम भोजक के अलावा अन्य कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। जो स्वतंत्र किसान होते थे वह ज़्यादा छोटे किसान ही इसके अंतर्गत आते थे और ग्राम भोजक के अलावा स्वतंत्र किसान है सो खेती भी करते थे, जो कि उसे है सो गृहपति कहते थे। दास या कर्मकार, इनके पास स्वयं ही की ज़मीन नहीं होती थी। जो कि बता दें दोस्तों, गांव में दास या कर्मकार लोग थे, उनके पास है सो अपनी ज़मीन नहीं होती थी। तो और यह है सो दूसरे की ज़मीन पर कार्य करते थे, काम करते थे। कुछ लोहार, कुम्हार, बढ़ई बुनकर, शिल्पकार तथा कुछ दास कर्मकार भी थे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संगम साहित्य के बारे में। तमिल के प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तमिल की जो प्राचीनतम रचना है दोस्तों, उसको हम लोग है सो संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना 2300 साल पहले की गई। संगम साहित्य में इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया है। संगम साहित्य क्यों कहा गया है दोस्तों? क्योंकि इसलिए कहा गया है कि मदुरै के जो कवि सम्मेलन था उसमें है सो इनका संकलन किया गया है। आहत के सिक्के के बारे में देखते हैं दोस्तों। सबसे पुराने आहत के सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत सिक्के बनाए जाने के कारण इनके आहत सिक्का कहा जाता था। और बता दें दोस्तों, जो आहत के सिक्का था वह चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृति को आहत के सिक्के बनाए जाते थे और इसी कारण है सो इसे आहत के सिक्का कहा जाता था, जो कि इस चित्र में दिखाया गया है आहत के सिक्कों को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नगर या शहर के बारे में। अनेक गतिविधियों के कारण अक्सर कई कारणों में महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। इसमें बता दें दोस्तों कि जो मथुरा है 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। 2000 साल पहले मथुरा है सो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र बन रहा है। अब मथुरा है दोस्तों, यह है सो
एक धार्मिक केंद्र बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिल्पकार तथा शिल्प। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के ऊपरी भाग में मिले हैं। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, और बहुत ऐसे शिल्पकार थे और व्यापारी थे जो कि अपना संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। काम प्रशिक्षण देता था, कच्चा माल उपलब्ध कराना और मेले में वितरण करना था। और जो शिल्प तथा शिल्पकार थे, जो कि पुरास्थलों शिल्पों से के नमूने से मिले हैं दोस्तों, जो कि इनका काम था मिट्टी के बहुत पतले सुंदर बर्तन वगैरह ये सभी बनाना। और शिल्पकार जो थे यह है सो संघ बनाने लगे, और जिसमें शिल्पकार और तथा व्यापारी लोग है सो अपना संघ बनाने लगे, और जो कि उसको है सो श्रेणी करते हैं, जिसमें काम से संबंधित है सो उसको शिक्षा दिया जाता था, कच्चा माल की उपलब्धता कराया जाता था, और बाज़ार तक उसे किस तरह से लाया जाए, बेचा जाए, या इसका भी है सो बतलाया जाता था, और बाज़ारों तक माल भी उपलब्ध किया जाता था। सूक्ष्म निरीक्षण इसमें देखते हैं अरिकामेडू, जो कि पुडुचेरी में है। 2200 साल से 1900 साल पहले एक पतन था। बता दें दोस्तों, अरिकामेडू जो कि एक पतन स्थान माना जा सकता है, जो कि यह अभी है सो पुडुचेरी में है। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। इस स्थान से भूमध्य सागरीय एलोफोरा जैसे पत्र मिले हैं। बता दें दोस्तों कि यहाँ पे है सो 2200 साल से लेकर 1900 साल पहले एक यह है सो पतन था, लेकिन यहाँ पे है सो दूर दूर के से है सो जहाज़ उतारे जाते थे। यानी कहा जाए कि एक प्रकार के यह पोर्ट था, जहाँ पे जहाज़ें रुकती थी और वस्तु को उतारा जाता था। इस स्थान को भूमध्य सागरीय एलोफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें तेल या शराब जैसे तरल रखा जा सकते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेरीगाजा। भरूच का यूनानी नाम था, जो कि बेरीगाजा की कहानी के बारे में देखते हैं दोस्तों। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों ही यह जहाज़ ला सकते थे, जो कि बेरीगाजा था दोस्तों। इसमें है सो समुद्र से आने वाले जो नाव थे, इसको चला पाना बहुत कठिन था, और राजा के द्वारा कुछ है सो कुशल अनुभवी नाव चालक है सो नियुक्त किया जाता था, जिसमें कि देखा जाए कि मछुआरे हैं सो अच्छा से नाव चला लेते हैं, तो इनको है सो नाव और जहाज़ चलाने के लिए नियुक्त किया जाता था। और बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के को है सो आयात किया जाता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी के दांत, गोमेद, कार्नियल, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किया जाता था। यहाँ पे है दोस्तों दो शब्द, निर्यात और आयात, जो कि हम लोग इंग्लिश में देखते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब किसी दूसरे देश से लाना, एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से किसी दूसरे देश में भेजना। बेरीगाजा से क्या क्या इंपोर्ट किया जाता था? शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के यहाँ से सो लाया जाता था। और हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी के दांत, गोमेद, कानलिया, सूती कपड़े, रेशम तथा इत्र यहाँ से है सो भेजा जाता था, निर्यात किया जाता था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, और राजा को है सो
कोऑपरेट करने के लिए, मोटिवेट और खुश करने के लिए है सो व्यापारी लोग है सो उपहार लेके आते थे, गिफ्ट लेके आते थे। इनमें चांदी का बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे, जो कि राजा को है सो इन लोग गिफ्ट के तौर पर देते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं दोस्तों। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत के सिक्के करीब 500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। आर्किमेडू का पतन करीब 2200 तथा 1900 साल पहले। और बता दें दोस्तों, इस तरह से हम लोग का यह चैप्टर खुशहाल गांव और समृद्ध शहर समाप्त होता है। और बता दें दोस्तों, अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो तहे दिल से इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो तक आप ऐसे बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।